जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए ये बात मुझे बड़ी आश्चर्यजनक लगती है, मुझे बड़ी विचित्र लगती है। क्योंकि ये बात तो मैं मानता हूँ, दिल से मानता हूँ कि हम लोग भारतवासी हैं, भारत माता को हम प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और मैं भी ये भी मानता हूँ कि जो दूसरे देश के निवासी होंगे, वो भी अपने देश को इतना ही प्यार करते होंगे जितना मैं भारत माता से करता हूँ, हम आप भारत माता से करते हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज जो मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ करता था हमेशा, जब भी मैं विदेश गया तो मैंने देखा वहां पे जो भारतीय बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, और चेहरे से तो देखिए हम लोग भारतीय पहचाने जाते हैं दूर से, क्योंकि हमारा जो रूप रेखा है, बनावट है, वो बिल्कुल अलग है। और हमारी तुलना अगर बनावट में देखी जाए तो केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश वालों से की जा सकती है। इस सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं। चीनी बिल्कुल अलग लगते हैं, और बिल्कुल अमेरिकन्स गोरे बिल्कुल अलग लगते हैं, और जो ब्लैक्स हैं वो बिल्कुल अलग लगते हैं। हम जो ब्राउन्स हैं, हमारी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक लगती है, जिससे लगता है कि हम लोग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के ही हैं। नेपाल के लोग जो हैं वो बिल्कुल अलग लगते हैं, तो वो पहचान लेते हैं, दूर से वो पहचान लेते हैं। अच्छा, फिर हम लोगों के हाव भाव, हमारे बोलने का तरीका, एक भी सेंटेंस बोला तो पता चल जाता है हम किस देश से आते हैं। तो जब भी मैं विदेश गया तो मुझे लगा कि वहां के लोग कितना प्यार, कितनी मोहब्बत, और अपना जैसा जान के हिंदी बोलने वाले लोग और पंजाबी बोलने वाले और तमिल तेलुगु बोलने वाले लोग देख के उनको खुशी होती होगी, इसकी कल्पना तो मैं कर सकता था। लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिससे मुझे ऐसा लगता है कि क्या इस भारत माता की मिट्टी में वास्तविकता में ऐसी कोई चीज है, ऐसा कोई आकर्षण है, ऐसा कोई चुंबक है, और जो मुझे अभिभूत कर देता है, मुझे सोचने में मजबूर कर देता है कि ये है क्या। पत्रकार हैं, बड़े अच्छे पत्रकार हैं, बड़ी उनकी प्रसिद्धि है, और हम लोग इनकी बड़ी इज्जत करते हैं, हमारे देश के हम लोग। मैं तो चलिए कोइंसिडेंटली एक पत्रकार हूं, मैं तो एक अध्यापक हूं, और परमेश्वर की कृपा और आप लोगों के सहयोग से मुझे मौका मिला, एक बड़े उपलब्धि प्राप्त किए पत्रकारों के साथ बैठने का मुझे मौका मिलता है। लेकिन मैं अपने को बेसिकली एक अध्यापक मानता हूं, मैं पत्रकार नहीं मानता। लेकिन ये जो मंडल गया था यहाँ से, ये जो 12-14 लोग गए थे, अमेरिका यात्रा की, इन्होंने करीब 1 महीने की यात्रा की, और इसमें ऐसे पत्रकार थे जिनके मैं व्यक्तिगत तौर पे बड़ी इज्जत करता हूँ, और ये मानता हूँ कि अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। उनमें श्री आनंद वदन सिंह जी भी थे, जो मेरे दी पब्लिक इंडिया, जिसमें इस समय डिबेट अपनी रिकॉर्ड करा रहा हूँ, उसके कर्ता धर्ता है। इसके अलावा शीतल सिंह साहब भी मैंने, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत ज्यादा जो बड़े इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं उनके अंदर उनको मैं सुनता था जब तक मैं इस मीडिया से नहीं जुड़ा था। मेरे को देख के लगता था कि देखिए कितने प्रबुद्ध लोग हैं, कितना ज्ञान इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, और देशभक्ति भी इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। आशुतोष जी गए थे। आशुतोष जी वैसे भी, मैं उनकी जो बुद्धि है और उनका जो वाक्य का बनाने का एक चातुर्य है, और किस प्रकार के उनके रिफ्लेक्सेस हैं, उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। हेमंत अत्री साहब, जिनको मैं सुनता रहता हूँ, उनके बारे में भी मैं सोचता था कि शायद कभी इनसे मुलाकात होगी और देखने का, बात करने का मौका मिलेगा। तो चलिए, परमेश्वर की कृपा है, इन सब लोगों से मेरा संपर्क रहा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पत्रकार जिनसे न केवल भारतवर्ष के, परे विश्व के लोग जो हैं, उनसे, उनकी उपलब्धियों से, और लोग, मानी बात है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि भाई जो एक भारतीय दिखता है उससे मुलाकात की जाए। और जब ऐसे पत्रकार आ जाएं जो आज के तारीख में संघर्ष कर रहे हैं, और सही में अपने देश के प्रति जो उनका कर्तव्य है उसका निर्वहन करने के लिए अपने हर चीज को दांव पे लगा के संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे लोग जब अमेरिका जाएं, तो ये बात देखिए बड़ी नॉर्मल है और बड़ी नेचुरल है कि अमेरिका में बसे हुए जो भारतीय हैं, वो इसको सोचेंगे कि अगर ये प्रतिनिधिमंडल हमारे देश में आया है और शहर शहर जा रहा है, घूम रहा है, तो एक बड़ी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि हम भी इनसे क्यों ना मिले। और इस संदर्भ में जब ये पत्रकार वापस आए, भारतवर्ष वापस आए, या जब ये वहां थे भी, तो कई लोगों से मेरी बात हुई, और मुझे लगा कि उनको बड़ी खुशी होती है जब वहां पे भारतीय उनको मिलते हैं, उनको रिसीव करते हैं और उनको सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं, और ऐसा लगता है
कि हर देश के अंदर जो भारतीय है, हर विश्व के हर कोने में जो भारतीय है, उसके अंदर एक भारत ऐसा है, जो उसके दिल के अंदर छुपा हुआ है, उस उसको निकाल नहीं पाता। ये दूसरी बात है कि जिस देश में वो बसा है, अमेरिका में बसा हुआ व्यक्ति जो है, वो अमेरिका के लिए पूरा अपना योगदान दे रहा है, वहाँ की प्रगति के लिए योगदान दे रहा है, बल्कि अमेरिका और विश्व के ज़्यादातर देशों में हमारे भारतीय, क्योंकि भारत के अंदर अच्छी सुविधाएँ नहीं हैं, न शिक्षा की सुविधाएँ हैं, न नौकरी की सुविधाएँ हैं, न तकनीकी सुविधाएँ। हमारे देश में तो केवल जुमलेबाजी है। इसलिए हमारे देश के ज़्यादातर लोग अच्छे भविष्य की तलाश में विदेश में जाके बसते हैं, लेकिन अपने दिल के अंदर हुए बसे हुए भारत को भी नहीं छोड़ पाते, और जिस देश में जाके बसते हैं, उसके लिए भी अपने कर्तव्यों से नहीं पीछे हटते। और चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे नासा के इंजीनियर्स हों, चाहे आईटी प्रोफेशनल्स हों या प्रोफेसर्स हों, वो करते हैं। और शायद इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर, ये इससे प्रेरणा लेते हुए हमारे देश के जितने भी सत्ता पक्ष के बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ हैं, आप नाम ले लीजिए, मंत्रियों का, विधायकों का और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का और प्रवक्ताओं का। अगर आप लिस्ट बनाएँगे तो उसमें ज़्यादातर 70-80% लोग ऐसे मिल जाएँगे, जो कि यहाँ तो कहते हैं कि भारत मोदी जी के आने के बाद इतना ज़्यादा नया एक भारत बन गया है कि विदेशियों को छोड़ के अपने देश में आ जाना चाहिए। लेकिन जब इनके बच्चों का समय आता है, तो ये अपने बच्चों को विदेशी पढ़ने भेजते हैं। चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हों, चाहे वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हों, चाहे कोई भी आप नाम ले लीजिए, सारे के सारे लोग ऐसे हैं जो अपने विदेश में बच्चों को पढ़ने भी भेजते हैं और नौकरी के लिए भी वहीं भेजते हैं, और ये प्रेरणा भी देते हैं, वहीं भैया जाके सेटल हो जाओ। अपने हिंदुस्तानियों को हम ये गुमराह करते रहेंगे कि हमारा देश पिछले 11 साल में इतना अच्छा हो गया, लेकिन अपने बच्चों को बाहर ही सेटल करेंगे। और ये ज़्यादातर लोगों की उत्कंठा होती है कि अगर जीवन में हर समय आपको पानी के लिए संघर्ष करना पड़े, सफाई के लिए संघर्ष करना पड़े, हर जगह भ्रष्टाचार हो, बेईमानी हो, तो कम से कम, और जहाँ शुद्ध हवा भी ना हो, जहाँ पे एक्यूआई लेवल भी 800-900 का हो, जहाँ पे गैस चैम्बर की तरह आपको मरना पड़े, तो वो चाहते हैं उस देश में जाके बसें जहाँ पे 50 का जब एक्यूआई लेवल हो जाता है, जिसको डेंजर लिमिट माना जाता है, तो उसके बाद अगर बढ़ता है तो उस वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं और फैक्ट्रियाँ बंद कर देते हैं, जिससे कि एक्यूआई लेवल नीचे आ जाए। तो एक शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध दूध, हर चीज़ की शुद्धता, और इस प्रकार से हर जगह भ्रष्टाचार से बचने के लिए ये राजनीतिज्ञ अपने विदेश में तो बच्चों को भेज देते हैं, हमारे देश के लोगों को काँवड़ उठाने के लिए और जय श्री राम कहने के लिए, और मस्जिदों और मंदिरों मस्जिदों के बीच में खुदाई करके वहाँ भगवान शिव को। लेकिन चलिए, वो तो जो है सो है। अब हुआ क्या, ये पत्रकारों से तो मेरी बात हुई हुई। मेरे पास एक ऐसा अवसर आया आज से करीब 7 दिन पहले। 4 पीएम एक दूसरा चैनल है जो टॉप चैनल है आज हिंदुस्तान के राजनीतिज्ञ चैनलों में। उसमें भी मेरे 2 कार्यक्रम होते हैं, एक सुबह 8:30 बजे रिकॉर्डेड होता है और एक 2 से ढाई निधि तिवारी के साथ होता है। 7 दिन पहले अचानक निधि तिवारी का मेरे पास फ़ोन आता है और 2 से ढाई मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। उसने कहा कि सर, मेरे पास एक अमेरिका से फ़ोन आया था कि वो बताती है कि बहुत ज़्यादा मधुरभाषी हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं और बहुत साल पहले जाके अमेरिका में बस गए हैं और एक अच्छे उद्योगपति हैं और बड़ी सफल जीवन उनका वहाँ पे व्यतीत हो रहा है, और लेकिन अपने हिंदुस्तान के रूट को नहीं भूल पा रहे हैं। और उनकी जो पत्नी हैं, वो भी आईटी प्रोफेशनल हैं और काफ़ी अच्छी कॉर्पोरेट लाइफ़ है और उनकी उपलब्धियाँ हैं। और निधि तिवारी ने मुझसे कहा कि साहब, इस तरह से बात हुई है और बिना पूछे मैंने आपको आपका फ़ोन नंबर दे दिया है। तो आप ये वुड यू माइंड दैट इफ ही कॉल्स यू? तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल, अच्छे व्यक्तियों से तो बात करने की उत्कंठा होती है, और ऐसे व्यक्ति से जो अमेरिका में बसा हुआ है और अपने देश की याद आ रही है और हम लोगों से बात करके अगर उसको लगता है कि वो हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़ा हुआ है, तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उनसे बात करूँगा। और तुमने बहुत ठीक किया। अच्छा, जब 5 मिनट तक फ़ोन नहीं आया, भाई मैं तो एक डिबेट में जाने वाला हूँ और अगर उनका 10 मिनट तक फ़ोन नहीं आया तो मैं उनसे फ़ोन पे बात नहीं कर पाऊँगा और उनको ये लगेगा कि स्वामी जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, जबकि निधि तिवारी से बता भी दिया गया है, तो उनकी भावना को ठेस ना पहुँचे। तो मैंने निधि तिवारी से कहा कि या तो मुझे उनका नंबर दे दो या उनसे कहो कि 2 मिनट के अंदर कॉल कर लें। अच्छा, जब उन्होंने मुझे फ़ोन पे बात की और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वहाँ पे ये पूरा प्रतिनिधिमंडल जो पत्रकारों का उपलब्धि प्राप्त पत्रकारों का वहाँ गया था। आनंद जी भी उसमें थे, आशुतोष जी भी थे, हेमंत अत्री जी भी थे, शीतल पी सिंह जी भी थे और बहुत सारे लोग थे।
अच्छा, उसके बाद उन्हें बड़ी खुशी हुई। उन्होंने मुझे बताया कि भाई इस तरह से पत्रकार लोग आए थे और इनको हम सुनते रहते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है, ये लोग सत्य के लिए लड़ रहे हैं। और अमेरिका के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो ये छवि यहाँ पे गोदी मीडिया के द्वारा बनाई गई है कि विदेश के अंदर हमारा डंका बोल रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि, और उनके मित्र भी ये कहते हैं कि वहां पे जब से मोदी जी आए और जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान का नैरेटिव फैलाया है पूरे विश्व के अंदर, हर देश के अंदर, क्योंकि उनके संपर्क हैं, वो बताते हैं हर देश के अंदर भारत की जो छवि है इतनी ज्यादा खराब हो गई है और भारतीयों को इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में हिंदू मुसलमान अब चल रहा है। तो वहां भी जो बसे हुए मेजोरिटी क्रिश्चियंस हैं, वो हिंदुओं के प्रति जो उनकी पहले भावना हुआ करती थी, ये जो हिंदू है, जो सनातनी है, वो सद्भाव और समभाव में बिलीव करता है। भाई वो तो जब भारत देखते हैं तो स्वामी विवेकानंद का भारत देखते हैं, वो महात्मा गांधी का भारत देखते हैं, वो सवरे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भारत देखते हैं। लेकिन ये जो द्वेषपूर्ण और धर्म और जाति के विवादों का जब भारत उन्हें दिखाया जाता है, भाई ये तो मानी बात है, इंटरनेट तो विश्व के हर कोने में उपलब्ध है, उन्हें पता तो चल जाता है देश के अंदर क्या हो रहा है। तो उससे वो लोग बड़े दुखी होते हैं और उन्होंने मुझसे कहा, जी जी ने कहा। अच्छा, उनकी पत्नी भी लाइन पे थी, उनसे भी मेरी बात हुई, दोनों से बात करके लगा ये बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं। अच्छा, उसके बाद अब ऐसा लगा मुझे कि भाई ये तो बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, और जब इनको हमसे बात करने की खुशी होती है तो ऑलमोस्ट इन लास्ट 7 days आई हैव कॉल्ड देम और आइदर दे हैव कॉल्ड मी एवरी डे। और हमारी 15-15 20 मिनट बात होती है, उन्हें भी खुशी होती है, मुझे भी खुशी होती है। और उन्होंने आश्वासन भी दिया जब भारत आएंगे तो मुझसे मुलाकात करेंगे। और मैंने कहा ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, हर्ष की बात होगी कि आपको अच्छा लगेगा, तो आपको अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और मैं आपका, जब भी आप भारत आएंगे आपका स्वागत है और वी विल मीट। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया कि उनको और ज्यादा अच्छा लगा कि वहां पे जब वो देखा, बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि जैसे अ, आशुतोष जी हैं, जो बड़े उपलब्धिपूर्ण और बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उन्होंने इतना ज्यादा एक चीज का ध्यान रखा कि जैसे ही एयरपोर्ट इंडिया में लैंड किए, एक मैसेज उन्होंने भेजा कि आपके साथ जो वी स्पेंड टाइम टुगेदर एंड वी लाइक्ड इट एंड वी लव्ड इट एंड थैंक्स फॉर योर कर्टिसीज एंड एवरीथिंग। मतलब एक जो होता है, नॉर्मली होता है कि आप अगर कहीं जाएं और कोई आपको बहुत अच्छा अनएक्सपेक्टेड रिसेप्शन दे तो उसके बाद उसको धन्यवाद करने का मन करता है। तो यही बात आशुतोष ने की और उन्होंने कहा कि इस बार की बात जो है शीतल पी सिंह साहब ने भी की। ये भी उन्होंने बताया कि वहां पे हेमंत अत्री साहब थे तो उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्हीं के साथ वो रुके और ही टुक केयर ऑफ हिम। और फिर वो भी बड़े खुश थे इस बात के लिए कि देखिए विदेश के अंदर भी हमको भारतवर्ष मिल रहा है और भारतवासी इतने प्यारे लोग होते हैं। तो पहली बात तो जो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब हमारा प्रतिनिधिमंडल गए तो ऐसे लोग जिनका संपर्क भी नहीं था, उन्होंने ढूंढ के उनका आवभगत की, उनको इतनी अच्छा ट्रीटमेंट दिया और उनको महसूस कराया कि हर देश के अंदर एक भारतवासी बसता है, जिसके देश के अंदर भारत बसता है। और ये भी और खुशी हुई कि उसमें से कुछ पत्रकार ऐसे थे जिन्होंने मैसेज करके तुरंत उन्हें धन्यवाद दिया, क्योंकि ये हमारी भारत की परंपरा है कि जो आपको प्यार दे उसको प्यार देना चाहिए, रेसिप्रोकेशन होना चाहिए। तो ये एक तो चीज मेरे को ये आश्चर्य हुआ। अच्छा, इसी घटना से एक और मुझे घटना याद आती है। 5-6 साल पहले एक मेरा एक स्टूडेंट था जिसको मैंने करीब आज से 22 साल पहले पढ़ाया था। एमबीए का स्टूडेंट था और उसका नाम था वकार रजा। वकार रजा बड़ा सीधा साधा लड़का, केवल उसका पढ़ाई में ध्यान, इधर उधर का बिल्कुल खुरापा जो नॉर्मली इंजीनियरिंग और एमबीए में बच्चे करते हैं वो बिल्कुल नहीं। मुझे लगा बिल्कुल फोकस बच्चा है। और जब तक वो एमबीए में रहा, 2 साल पढ़ा, ये बात उसने बताई नहीं। जब 2 साल पास आउट करके चला गया और फिर वो दुबई चला गया, दुबई में सेटल हो गया। जब 2 साल के बाद वो एमबीए कर लिया तो उसके बाद अपने पिता को साथ लेके आया। उसके पिता जो थे उनका नाम था वकार रजा। और तब उसने बताया कि साहब ये प्रयाग राज के अंदर जब आप जीआईसी इलाहाबाद में पढ़ते थे तो जीआईसी इलाहाबाद में उसके पिता वकार रजा मेरे स्टूडेंट का क्लास फेलो थे, हम लोग साथ पढ़े हुए हैं। अच्छा, बैंक की सेवा से वो रिटायर हुए थे। और क्योंकि उसने शायद इसलिए नहीं बताया होगा कि ऐसा न लगे कि साहब वो क्योंकि टीचर से उसके पिताजी के बचपन की दोस्ती है, इसलिए शायद मैं उसको फेवर करूंगा, उसने नहीं बताया। लेकिन जब पास आउट कर गया और फिर एक बार मैं दुबई गया तो उसने मेरे को बिल्कुल बेटे की तरह रिसीव एयरपोर्ट करने आया, बड़ी सेवा शुश्रूषा की, मुझे घुमाया, सब कुछ किया। जैसे आप भारत की हमारी अपनी पुरानी परंपराएं हैं कि हम टीचर को माता पिता की तरह मानते हैं। और वही अच्छा मुझे लगा जब ये बच्चे ने मुझे फोन किया
और फोन करने कहने लगा, क्योंकि इलाहाबाद में उसका जीवन कटा था और अब अच्छी इट्स ही इज स्पेंडिंग ए गुड लाइफ इन दुबई। तो कहने लगा सर, और रोने लगा, फोन करके रोने लगा, वहीं से बोल रहा था, रोने लगा कि साहब क्या हो गया है मेरे देश को, भारतवर्ष को, इसमें हमने अपना बचपन बिताया है, हालांकि मैं 15 साल से यहाँ आके बस गया हूँ, लेकिन मुझे इतना खराब लगता है, हिंदू मुसलमान हम लोगों को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे हम देशद्रोही हैं। हमारी तो रगों में भारतवर्ष बहता है, हमारे तो दिल में भारतवर्ष रहता है। तो ये जो उसकी व्यथा है, उसके रोने का वो था, मैंने समझाया उसको, नहीं बेटा हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और हम लोग ये जो देशपूर्ण एंटी सनातनी एंटी इंडिया लोग हैं, इनकी हार होगी। अभी शायद वक्त जो है वो दुर्योधन के साथ है, दुशासन के साथ है, लेकिन समय पलटेगा, पांडवों का समय आएगा, भगवान श्री राम जीतेंगे, रावण हारेगा। तो अभी चिंता मत करो, बट वी आर फाइटिंग। कहना है सर इसीलिए आपको फोन किया, इसीलिए आपके सामने मन हल्का किया कि आप संघर्ष कर रहे हैं और उसे अच्छा लग रहा है। तो मुझे ये जो दो घटनाएं हुई, एक तो अजीत सिंह जी वाली, हरजोत जी वाली, और ये दानिश रजा वाली, मुझे लगा कि ये जो कितना अच्छा लगता है कि जो भारतवर्ष ऐसा देश है, हमारी भारत माता ऐसी है, 30-30 40-40 साल जिनको भारत छोड़े हो गया, लेकिन उनके कहीं दिल के कोने में भारत बसता है, जो मुझे लगा कि मेरे पत्रकार बंधुओं को भी समझ में आया होगा। तो मैंने कहा ये जो इंसिडेंट मेरे दिमाग में कौंध रहा था कि कितना भारत, विश्व के कोने कोने में रहने वाले भारतवासी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई गरीब हो, अमीर हो, बहुत ऊंचे पद पे पहुंच गए लोग हों या ना पहुंचे हुए लोग हैं, लेकिन भारतवर्ष को भूल पाना और इस मिट्टी को भूल पाना शायद किसी के लिए संभव नहीं है। दानिश रजा जो मेरा स्टूडेंट रहा है, उसे मैं प्यार देता हूँ और ये आश्वासन देता हूँ कि हम लोग जब तक प्राण हैं हमारे, जब तक दम दम है, हम अपने देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक अधिकार दिए हैं, उसका सहारा लेते हुए एक बिल्कुल गैर शुद्ध, गैर राजनीतिक और अहिंसावादी जो हमारे महात्मा गांधी ने सिखाया है, उस रास्ते पे चलते हुए देश को असली दिशा देंगे। और पूरे विश्व में हमारे भारतवासियों का जो थू-थू हो रही है, जो अपमान हो रहा है, मेरे सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, उस चीज को हम बंद करने में सफल होंगे। आप अपनी शुभकामनाएं दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, लेकिन हम संघर्ष करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।